कुछ शब्द कुछ रेखाएं। लेखक विष्णु प्रभाकर। प्रकाशक हैं सत्य साहित्य प्रकाशन, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली। 1965 में प्रकाशित हुई ये पुस्तक। कल आपने सुना पढ़ा तिरुपति चेट्टियार का रेखा चित्र। आज प्रस्तुत है किरणों का जादूगर। 27 मई 1957। बंगलौर के शांत आकाश में श्यामल मेघ घिर आए हैं। घूमते घूमते सहसा हमारे आतिथ्य धनजी भाई बोल उठते हैं, रमन इंस्टीट्यूट देखोगे? और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना गाड़ी को एक विशाल और भव्य भवन के अहाते की ओर मोड़ देते हैं। द्वार पर लिखा है, यह आम रास्ता नहीं है, बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है। मैं हठात उस ओर संकेत करता हूँ तो धनजी भाई कहते हैं, यह तो विदेशियों के लिए लिखा है, इंस्टीट्यूट हमारी है, हमें कौन रोक सकता है? और बरामदे के पास गाड़ी रोककर वह चपरासी को पुकारते हैं, रमन साहब हैं, उनको बोलो कि हम आए हैं। हम कई व्यक्ति हैं, श्री यशपाल जैन, उनकी पत्नी आदर्श कुमारी, पुत्री अन्नदा, पुत्र सुधीर, आतिथ्य धनजी भाई और मैं। कुछ कहूँ कि इससे पूर्व ही देखता हूँ कि अंदर से आकर एक व्यक्ति तेजी से अंग्रेजी में कह रहा है, मैं जानता हूँ तुम बिना आज्ञा अंदर आए हो, पर कोई बात नहीं, किसी से कहना मत, मेरे पास 15 मिनट है। हम लोग संभलें कि वह तीव्र गति से आगे बढ़ जाते हैं। हतप्रभ विमूढ़, हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि यही नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रकाश व नाद विज्ञान के विशेषज्ञ विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं। कोट, पतलून, जूता, दक्षिणी पगड़ी, नाक कुछ लंबी, बाईं ओर का दांत टूटा हुआ, बाँ और गले पर से कोट भी फटा हुआ, यह है रमन, यह व्यक्तित्व है इनका। विचार तीव्र गति से उमड़ते घुमड़ते हैं, उतनी ही तीव्र गति से वे बोलते चले जाते हैं। सहसा गंभीर होकर वे मेरी ओर मुड़ जाते हैं और पूछते हैं, जानते हो मेरा मतलब क्या है? मैं अचकचा कर कहता हूँ, जी जी। तभी यशपाल जी हंसते हुए मेरा हाथ दबाते हैं, क्या ख्याल जानते हो, यह तो इनका तकिया कलाम है। सचमुच 1 घंटे में वे असंख्य बार इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। आरंभ में उन्होंने कहा था, मेरे पास तो 15 मिनट है, लेकिन जब हम उनसे विदा लेते हैं तो पता चलता है कि 1 घंटा कभी का बीत चुका है। जल प्रलय के सिद्धांत की वैधता से लेकर पत्तों के कोयलों के नाना रूपों में रूपांतरीकरण, हीरे के निर्माण, नाना धातुओं, ग्रेनाइट, न जाने इन सब के बारे में वह हम सब अवैज्ञानिकों को क्या क्या बता देते हैं। तीव्रता से बोलते रहते हैं, देखो यह है ओएल डायमंड, यह इंडस्ट्रियल डायमंड है, यह है मोती, चमकते हैं ना, ना ना इन्हें छूना मत। हीरे कोयले की खानों में ही पैदा होते हैं, पर उनको चमकदार बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है तुम तो जानते ही हो कि भारत में नोबेल प्राइज पाने वाले 2 व्यक्ति थे, अब एक मैं ही जीवित हूँ, इसीलिए मेरी मुसीबत है। बीच बीच में वह ऐसी बातें कह जाते हैं कि जिनका पूर्वापर कोई संबंध नहीं होता, लेकिन अर्थ अवश्य होता है। उनके संग्रहालय में नाना प्रकार के शंख, सीपियाँ, तितलियों का भंडार, समुद्र के नाना रूप जीव जंतु हैं। आग्रहपूर्वक वह एक एक वस्तु को दिखाते हैं, दिखाते ही नहीं समझाते हैं। घूम घूम कर पूरा भवन दिखाते हैं, बाग दिखाते हैं, कहाँ क्या बनाने की उनकी कल्पना है, यह सब बड़ी आत्मीयता से समझाते हैं। और बीच बीच में सहसा हमारी ओर मुड़कर कह उठते हैं, क्या तुम इस बारे में कुछ लिखोगे? मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं लिखोगे। फिर एक क्षण बाद कहते हैं, यदि लिखो तो यह अवश्य लिखना कि ऊपर की मंजिल की खिड़की से चारों का दृश्य बहुत ही मनोरम दिखाई देता है। और फिर सांध मेघों की तरल छाया में दूर तक फैली हुई हरित वसना, पहाड़ियों और ऊंचे वृक्षों को स्निग्ध दृष्टि से देखते हुए कहते हैं, है ना बंगलौर सुंदर? मैं इसे और भी सुंदर बनाना चाहता हूँ, लेकिन सरकार क्या करूँ? कभी कभी उनकी ओर देखता हूँ, कभी चारों ओर के सौंदर्य पर दृष्टि डालता हूँ। इंस्टीट्यूट के भीतर ही तो सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। अचानक दृष्टि ब्लैक बोर्ड पर अटक कर रह जाती है। उस पर विज्ञान के किसी सिद्धांत के बारे में कुछ लिखा है। कह उठता हूँ, कितने सुंदर अक्षर हैं, मोती जैसे। वैज्ञानिक रमन मुस्कुरा कर कहते हैं, विज्ञान आदमी को सौंदर्य की ही प्रेरणा देता है। और इसी प्रसंग में सुधीर कहता है, मेरी पुस्तक में आपका चित्र है। वह तुरंत उसके कंधे पर हाथ रख कर
बोल उठते हैं, तो तुम विद्यार्थी हो, मैं तुमको कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाऊंगा जो किसी को दिखाना पसंद नहीं करता, मेरे साथ आओ। और वह हमको अपने छोटे से कमरे में ले जाते हैं जिसमें कई अलमारियां हैं। वह उन्हें खोलते हैं और देखते देखते हमारे सामने नाना रंग के अनेक मेडल और अनेक प्रमाण पत्रों का एक ढेर लग जाता है। बड़ी बड़ी उत्सुकता से हम अनेक मेडलों के बीच में अपना प्रकाश बड़ी उत्सुकता से अनेक मेडलों के बीच में अपना प्रकाश फेंकते हुए नोबेल पुरस्कार के उस भव्य पदक को देखते हैं जो उन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए मिला था। श्री रमन ने अपना जीवन भारतीय अर्थ विभाग में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के पद से आरंभ किया था, लेकिन शीघ्र ही वह विज्ञान के क्षेत्र में आ गए और फिर तो विश्व के सर्वोच्च कोटि के वैज्ञानिकों की श्रेणी में पहुंचकर ही रुके। उन्होंने विज्ञान की शिक्षा विदेशों में ही नहीं प्राप्त की, इसी देश की मिट्टी में अपनी महानता को खोजा। समुद्र को देखकर उन्होंने कल्पना की कि स्वच्छ जल में होकर जब प्रकाश चलता है तो फैलने की प्रक्रिया में नाना रंग उत्पन्न होते हैं। फिर सतत अध्ययन के बाद उन्होंने एक नया खोज निकाला कि डिफ्यूजन की क्रिया में प्रकाश अपना रंग बदल सकता है। 1928 में उन्होंने विभिन्न वस्तुओं द्वारा विस्तारित प्रकाश सतरंगे में नई रेखाओं की उपस्थिति पाई जो प्रारंभिक रश्मि में नहीं थी। यही नवीन रेखा, रमन रेखा और रमन सतरंगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस चमत्कार के बारे में सोचते सोचते न जाने मैं कहाँ चला जाता हूँ कि सहसा सुनता हूँ वह कह रहे हैं, इस पदक को देखो कितना सुंदर है, श्री जवाहरलाल नेहरू को भी मिला है। सहसा झटका लगता है, लेकिन जब उस बोर्ड पर लगे हुए पदकों को देखता हूँ तो सचमुच ही उनमें वह भारत रत्न का पदक असुंदर ही दिखाई देता है। उससे असुंदर एक और पदक है कलकत्ता विश्वविद्यालय का। गलतफहमी न हो, यहाँ भौतिक सौंदर्य की चर्चा है और मैं जानता हूँ उन्होंने इस शब्द का प्रयोग इसीलिए किया कि कुछ क्षण पहले मैंने अक्षरों के सौंदर्य की प्रशंसा की थी। एकाएक वह बोल उठते हैं, आओ आओ, आप लोगों को कुछ और सुंदर वस्तुएं दिखाएं। और वह तीव्र गति से आगे बढ़ जाते हैं। पीछे पीछे हम भी एक छोटे से कमरे में पहुंचते हैं। विज्ञान के नाना उपकरणों से सजा यह कमरा कुछ ही क्षणों में इंद्रधनुष के प्रकाश से जगमगा उठता है। आश्चर्य से हम एक दूसरे को देखते हैं, जैसे हम सब रंगों के सागर में तैर रहे हों। वैसे ही जैसे नाना रूप रंग की परियां बच्चों के स्वस्थ संसार में तैरा करती हैं। और प्रकाश तथा रंग के जादूगर रमन हैं कि कभी यह स्विच दबाते हैं तो कभी वह, और फिर कोट की जेब में हाथ डालकर सृष्टा की तरह निसंग भाव से मुस्कुराने लगते हैं। और वह परावैग्नी प्रकाश हमको अलग रूप देता रहता है। काफ़ी कुछ देख चुके हैं, अंत में सोने और हीरे के नाना रूपों को देखते हैं। वह कहते हैं, इस बार हिंदी में, सब देखा हो गया। और फिर बोल उठते हैं, मैंने तुम्हें इतना समय दिया, मेरा भी एक काम करना, तुम लोगों को कहीं से भी हीरे मिलें तो मेरे पास भेज देना। अच्छा। और फिर वही शिशु सुलभ शरारत भरी मुस्कान। हम भी मुस्कुराते हुए कह देते हैं, अवश्य भेजेंगे। हम सब छत पर आ गए हैं, विदा लें। इससे पूर्व विशाल जी ने उनसे प्रार्थना करते हैं, आपका एक चित्र खींचने की इच्छा है। वह जैसे एकदम तड़प उठते हैं, इस फटे कोट में चित्र खींचोगे? यानी आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं फटा कोट पहनता हूँ? और कोई बात नहीं, खींच लो। यशपाल भाई फ़ोटो खींचते हैं और फिर हम इस आकस्मिक अद्भुत से अभिभूत कई क्षण मौन चलते रहते हैं। अंतिम अंक में हम सब तरल हैं। वह उसी निसंग भाव से हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं और मुस्कुराते हुए धूमकेतु की तरह जैसे आए थे वैसे ही भीतर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तब हमें उनकी उपस्थिति का भान होता है। 6 वर्ष बाद आज सोचता हूँ कि अनुसंधानकर्ता की लगन, वृद्ध की सनक और शिशु की सरलता, इनकी सीमा रेखा कितनी पतली है। इस चित्र में क्या वह एक साथ सरल स्वभाव, कल्पना प्रिय, सद्भावी और आत्म प्रदर्शन प्रिय महत्वाकांक्षी नहीं जान पड़ते? सच यह है कि जो जितना ऊंचा उठता है वह उतना ही सरल और सहज हो रहता है। आज वह विश्व के उन महान व्यक्तियों में से हैं जिनके अनुसंधान की कथा वर्तमान विज्ञान का इतिहास है। उन्होंने कहा था, मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं लिखोगे। मैंने भी सोचा था कि निश्चय ही कुछ नहीं लिख सकूँगा। यह अंतरंग अनुभूति क्या शब्द पाने योग्य है? लेकिन वह तो प्रकाश के जादूगर हैं। अनेक पर्दों के भीतर से आज उनकी एक अटपटी झलक अनचाहे प्रकट हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आभार।